तो दोस्तों 3 साल के इंतजार के बाद फाइनली अब पुष्पा मूवी का सेकंड पार्ट रिलीज हो गया है, जिसने पहले ही दिन सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ने इस फिल्म के पहले पार्ट को सुपरहिट बनाया था और इस बार उनकी परफॉर्मेंस ने इसके सीक्वल को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर यह मूवी पहले से भी ज्यादा बड़ी और इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो यह वीडियो देखते रहिए। आज मैं पुष्पा 2 द रूल मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में पुष्पा को एक सपना दिखता है कि उसने अपना लाल चंदन जापान देश को सप्लाई किया, लेकिन उन लोगों ने इसके पैसे नहीं दिए। इसकी वजह से पुष्पा जापान जाता है और उस गैंग से लड़ता है जिन्होंने वह माल खरीदा था, लेकिन लड़ते वक्त पुष्पा को गोली लग जाती है। इससे उसे अपने बचपन की एक घटना याद आती है जब वह ऐसे ही पानी में गिरा था और तब इस भयानक सपने से पुष्पा की नींद खुल जाती है। तो अब बात करते हैं असली कहानी की। इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ टाइम बाद की है। अब पुष्पा की श्रीवल्ली से शादी हो चुकी है और सिंडिकेट का लीडर बनने से उसकी इज्जत और कमाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भंवर सिंह शेखावत, जिसे पुष्पा ने बेइज्जत करके उसके कपड़े उतारे थे और उसे रिश्वत देने से मना कर दिया था, वह अचानक कहीं गायब हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि वह शर्म के मारे नौकरी छोड़कर भाग गया, लेकिन वह असल में बदला लेने की तैयारी कर रहा था। फिर एक दिन शेखावत अपना भेष बदल के पुष्पा के मजदूरों के साथ जंगल चला जाता है और वहां लाल चंदन की कटाई करने लगता है। फिर जैसे ही सारा माल वहां जमा हो जाता है तब शेखावत पूरी पुलिस फोर्स को वहां बुला के सभी मजदूरों को गिरफ्तार कर लेता है और वह माल जब्त कर लेता है। उधर पुष्पा को जैसे ही यह पता चलता है तो वह शेखावत की गैर मौजूदगी में पुलिस स्टेशन जाता है और वहां के सभी पुलिस वालों को पैसे देकर खरीद लेता है और अपने सभी मजदूरों को छुड़वा के अपना माल वापस ला लेता है। इसी बीच एक दिन एमएलए सिद्धप्पा नायडू, जो कि सिंडिकेट से ही मिला हुआ था, वह पुष्पा को आंध्र प्रदेश के सीएम से मिलवाने ले जाता है। जाते वक्त श्रीवल्ली पुष्पा को सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाने बोलती है, पर सीएम इसके लिए मना कर देता है क्योंकि एक स्मगलर के साथ फोटो निकालने से उसकी इज्जत में दाग लग सकता था। इस बात से पुष्पा को बहुत बुरा लगता है कि वह अपनी बीवी की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तब वह नायडू को पूछता है कि अगर वह सीएम होता तो क्या वह उसके साथ फोटो निकालता, जिसके लिए वह हाँ कहता है। इसीलिए पुष्पा यह फैसला करता है कि अब वह किसी भी तरह सिद्धप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बनाकर रहेगा ताकि वह श्रीवल्ली के लिए वह फोटो ला सके, लेकिन इस काम के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तब पुष्पा नायडू को दिल्ली भेजता है और उसके जरिए सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से बात करता है। वह उसे 100 करोड़ देकर सिद्धप्पा को सीएम बनाने बोलता है, जिसके लिए प्रताप रेड्डी तैयार हो जाता है। पर फिलहाल पुष्पा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसके लिए वह अपने धंधे को बढ़ाने का सोचता है और वह सिर्फ इंडिया में ही माल बेचने की बजाय उसे बाहर भी सप्लाई करने का फैसला करता है, जिसके लिए पुष्पा मालदीव्स देश जाकर हमीद नाम के एक इंटरनेशनल बायर से मिलता है और उसे 2000 टन लाल चंदन 1000 करोड़ में देने की डील करता है। ये सौदा होने के बाद अब पुष्पा का टारगेट था इतना सारा माल जमा करना। इसके लिए वो लाल चंदन बेचने वाले सभी स्मगलर को अपने सिंडिकेट में शामिल कर लेता है और मजदूरों को ज्यादा पैसे देकर काफी स्पीड में पेड़ कटवाना शुरू करता है और वह सारा माल अपने चित्तूर जिले में जमा करने लगता है। दूसरी तरफ मंगल सेनु, जो कि सिंडिकेट का पुराना लीडर था, उसे यह पता चलता है कि पुष्पा बहुत सारा माल जमा कर रहा है, जिससे सीनू और उसकी बीवी दक्षा को यह डाउट होता है कि पुष्पा कोई बड़ा काम करने वाला है। इसीलिए वह उसके रास्ते में टांग अड़ने का सोचते हैं और वह भंवर सिंह शेखावत से हाथ मिला लेते हैं क्योंकि इन दोनों ही पार्टी को पुष्पा से अपना बदला लेना था। तब एक दिन दक्षा शेखावत से मिलकर उसे बताती है कि उनका एक पुराना आदमी बिच्छा रेड्डी अब सिंडिकेट का मेंबर बन गया है और वो पुष्पा को माल सप्लाई कर रहा है। दक्षा ये जानती थी कि बिच्छा रेड्डी अपना माल कहां से ले जाता है, इसीलिए वह शेखावत को बोलती है कि वह उसका माल जब्त करके बिचा को धमका ताकि सिंडिकेट के बाकी लोग पुलिस से डरने लग जाए, जिसका फायदा उठाकर सीनू फिर से सबको अपने पक्ष में ले लेगा। इसीलिए एक रात शेखावत उस जगह पर अपनी टीम लेकर खड़ा हो जाता है जहां से बिच्छा रेड्डी माल ले जाता था। फिर जैसे ही वह चंदन के ट्रक वहां से गुजरते हैं तब पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं और शेखावत वो ट्रक्स को जला देता है। इसके बाद शेखावत बिचा को पकड़ता है और वह उसे से नीचे फेंक कर मार देता है। तब दक्षा और सीनू वहां आकर उसे बोलते हैं कि उन्होंने सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, लेकिन शेखावत उन्हें कहता है कि अगर वह बिचा को डराता तो इससे ज्यादा नहीं पड़ता था, पर उसके मरने से अब पूरा सिंडिकेट उससे डरेगा। फिर जैसे ही बिच्छा रेड्डी की मौत की खबर फैलती है तो सच में सिंडिकेट के लोग शिका से डरने लग जाते हैं और वह सब मंगल सीनों को फिर से सिंडिकेट का लीडर बनाने की बात करते हैं ताकि पुष्पा और शेखावत के झगड़े में उनकी जान ना जाए। और इस हादसे के लिए सब लोग एमएलए नायडू को दोषी ठहराते हैं क्योंकि उसी ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। इसीलिए नायडू जाकर शिकावली था, वह पैसे लेकर भी शांत नहीं हो रहा था। इसीलिए नायडू बोलता है कि अगर वह पुष्पा से उसे सॉरी बुलवा दे तो क्या वह उसे माफ कर देगा। तो शेखावत इसके लिए राजी हो जाता है और फिर वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है ताकि वो सबके सामने पुष्पा को नीचा दिखा सके। उधर सिंडिकेट के सभी मेंबर्स पुष्पा पर यह दबाव डालते हैं कि वो शिकावली, फिर जिस दिन वो पार्टी रहती है तब पुष्पा बहुत पी लेता है और सबकी बातों में आकर शेखावत के पास जाता है और उसे सॉरी बोल देता है। इससे शेखावत और बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने पुष्पा राज को झुका दिया। लेकिन सॉरी बोलने के बाद घर जाते वक्त पुष्पा को होश आता है और उसे यह महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसीलिए वो दोबारा उस पार्टी में जाता है और शेखावत को एक स्विमिंग पूल में गिराकर वहां टॉयलेट कर देता है। इसकी वजह से शेखावत बहुत भड़क जाता है और
और पुष्पा को मारने की कोशिश करता है तब सब लोग उसे शांत करते हैं। फिर शेखावत पुष्पा को बोलता है कि अब वो उसे मारेगा नहीं बल्कि वह उसका सारा माल जब्त करके उसे कंगाल कर देगा। इस पर पुष्पा भी उसे चैलेंज करके बोलता है कि अगले सोमवार को उसका 2000 टन माल चेन्नई जाने वाला है, अगर उसने एक भी लकड़ा पकड़ लिया तो वो खुद सिंडिकेट छोड़ के फिर से मजदूर बन जाएगा। फिर जब सोमवार का दिन आता है तब शेखावत अपनी पूरी पुलिस की फौज लेकर हर चेक पोस्ट की घेराबंदी कर देता है और वहां उन ट्रक्स के आने का इंतजार करता है, लेकिन जब वो माल वहां से नहीं गुजरता तब उन्हें डाउट होता है और वो नदी में देखते हैं जिसके अंदर पानी नहीं था क्योंकि पुष्पा ने नदी को खाली करा दिया था और वो वहां से अपने ट्रक भेज रहा था। शेखावत को जैसे ही यह समझ में आता है तो वो अपनी टीम को नदी के रास्ते भेज कर उन ट्रक्स को पकड़ने बोलता है, लेकिन पुष्पा के साथ ही उनका रास्ता रोक देते हैं। तब शेखावत खुद अकेला किसी तरह उन ट्रक्स के सामने पहुंच जाता है और वह उन पर हमला करके पूरा माल पकड़ लेता है। फिर वह सीनू और दक्षा को वहां बुलाकर सेलिब्रेट करता है और मीडिया को बताता है कि उसने पुष्पा का 2000 टन माल पकड़ लिया है। पर तभी सीनू उसे बोलता है कि वह असली माल नहीं है बल्कि एक दूसरा सस्ता लकड़ा है जो कि लाल चंदन जैसा ही दिखता है। फिर पुलिस वालों को एक बैलगाड़ी मिलती है जो कि वह माल पकड़ते वक्त बीच में आई थी। शेखावत जब उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वह बैलगाड़ी लाल चंदन से बनी है, मतलब पुष्पा ने असली माल को बैलगाड़ियों का रूप देकर उसे चेन्नई भेजा था और वो ट्रक्स में नकली माल भर के पुलिस का ध्यान भटका था। तभी पुष्पा वो पुलिस स्टेशन के सामने आता है और शेखावत का मजाक उड़ाता है। फिर वो उस बैलगाड़ी को बॉम्ब से तबाह कर देता है ताकि पुलिस को एक भी टुकड़ा ना मिले। इस सबके बीच एक दिन काली मां की बहुत बड़ी पूजा होती है जहां पुष्पा के परिवार वाले और दोस्त सब लोग जमा होते हैं। वहां अचानक सबको पता चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पुष्पा मां काली का रूप लेता है और पूजा में नाच के अपने लिए एक बेटी की प्रार्थना करता है। क्योंकि पुष्पा का कोई सरनेम नहीं था इसलिए वह चाहता था कि उसे एक बेटी हो ताकि शादी के बाद उसे नया नाम मिल सके। तभी वहां पूजा के बाद कुछ गुंडे मिलके पुष्पा के सौतेले भाई मोहन की बेटी को छेड़ते हैं जिसकी वजह से पुष्पा उन सबको बहुत मारता है, लेकिन इसके बावजूद भी मोहन इससे खुश नहीं होता और वह पुष्पा को अपने परिवार से दूर रहने बोलता है। तब श्रीवल्ली मोहन की बहुत बेइज्जती करती है और वह लोग वहां से चले जाते हैं। इस सब के बाद पुष्पा अपने माल को चेन्नई से आगे रामेश्वरम भेजता है जहां से वह चंदन श्रीलंका जाने वाला था और वहां से मालदीव्स का हमीद उसे दूसरे देशों में बेचने वाला था। वो 2000 टन माल कहाँ है ये बात सिर्फ जक्का रेड्डी ही जानता था, इसीलिए जब जक्का रामेश्वरम जाता है तब शेखावत अपना एक आदमी उसके पीछे भेज के ये पता लगा लेता है कि वह माल कहाँ है। फिर शेखावत बहुत सारे पुलिस वालों के साथ रामेश्वरम के समुद्री तट पर चला जाता है और वहां वह लोग बोट्स के अंदर माल ढूंढने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वह चंदन से बनी हुई बैलगाड़ियां नाव के अंदर नहीं बल्कि उसके नीचे पानी में रखी थी और रस्सी से बंधी थी। इसीलिए जैसे ही वह पुलिस वाले बोट से बाहर आते हैं तब वह नाव वाले उस माल को लेकर श्रीलंका की तरफ बढ़ने लगते हैं जो कि वहां से पास में ही था। शेखावत उन बोट्स का पीछा करता है लेकिन वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। उन फिशिंग बोट्स को बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड था लेकिन इंडियन पुलिस वाले वहां नहीं जा पाते। फिर वह सारा माल श्रीलंका पहुंच जाता है जिसके कुछ दिनों बाद हमिद पुष्पा को 0.00 करोड़ दे देता है जिसमें से 500 करोड़ वह सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी को भेजता है जो कि सिद्धप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का सीएम बना देता है। फिर नायडू सीएम बनने के बाद तुरंत पुष्पा के घर जाकर उससे मिलता है और उसके पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचवा आता है। दूसरी तरफ शेखावत अपनी हार से बहुत परेशान हो गया था और अब जल्द ही मीडिया को यह पता चलने वाला था कि पुलिस ने जो माल पकड़ा था वह सब नकली है। इस बदनामी से शेखावत काफी डर जाता है और वह इस राज के खुलने से पहले ही वह नकली माल को जलाने का फैसला करता है, लेकिन उसे ये लगता है कि अगर उसने ऐसे ही वो लकड़ियों को जला दिया तो लोग समझ जाएंगे कि यह काम खुद पुलिस ने किया है। इसलिए शेखावत वह नकली चंदन के गोडाउन में आग लगाता है और खुद भी उसके साथ जल के आत्महत्या कर लेता है क्योंकि अब वह और ज्यादा बेइज्जती नहीं सह सकता था, इसीलिए वह पुष्पा से हार मान के मर जाता है। उधर पुष्पा के घर में सब सही चल रहा था लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके भाई मोहन की बेटी कावेरी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और वह मोहन से रुपए करोड़ की मांग करते हैं। यह वही गुंडे थे जिन्होंने पूजा के दिन कावेरी को छेड़ा था और पुष्पा ने उन्हें मारा था, इसीलिए अब वह अपना बदला लेने के लिए कावेरी को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि मोहन पुष्पा का भाई है, इसीलिए उसकी बेटी को उठाने से पुष्पा उनके सामने जरूर आएगा। फिर मोहन की बीवी पुष्पा के घर जाकर उससे मदद मांगती है। तब पुष्पा पूरे शहर की नाकाबंदी कर देता है और वह अपने आदमियों को सभी जगह कावेरी को ढूंढने बोलता है। इसके साथ ही वह टीवी पर लाइव आकर उन गुंडों को धमकी देता है कि अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो वह उन्हें छोड़ेगा नहीं। इसी दौरान प्रताप रेड्डी जाकर सीएम नायडू से मिलता है और उसे कहता है कि वह पुष्पा को ये सब रोकने बोले क्योंकि उन गुंडों का लीडर उसका भतीजा बुग्गा रेड्डी है। ये सुनकर नायडू काफी डर जाता है क्योंकि प्रताप रेड्डी बहुत खतरनाक आदमी था और उसके भतीजे को कुछ भी होने से सीएम और सिंडिकेट मुश्किल में पड़ सकते थे, इसीलिए नायडू पुष्पा को कॉल करके उसे बुग्गा का पीछा छोड़ने बोलता है। लेकिन पुष्पा ये बात नहीं मानता और वह बुग्गा के बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर अकेला पहुंच जाता है। वहां उन सब गुंडों ने पुष्पा को मारने का प्लान बनाया था, इसीलिए वह पैसे लेकर भी पुष्पा के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे पीटना चालू करते हैं। इसके अलावा वो कावेरी के साथ भी बुरा सलूक करते हैं। तब पुष्पा हाथ पैर बंधे होने के बावजूद भी उन सबको मारना शुरू करता है। फिर वह अपनी रस्सी काट के सभी गुंडों को खत्म कर देता है। आखिर में वो बुग्गा को मारने ही वाला था पर तब केश और बुग्गा का बाप वहां आकर पुष्पा को रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वह उसे मार डालता है। तब बुग्गा का बाप गुस्से में कावेरी को वहां से ले जाने लगता है, इसीलिए पुष्पा उसे भी मार देता है और कावेरी को बचा लेता है जिसकी वजह से अब मोहन का दिल पिघल जाता है और वह पुष्पा को
अपना भाई मान लेता है क्योंकि उसने अपनी भतीजी के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ ली थी। फिर कुछ दिन बाद कावेरी की शादी तय होती है और मोहन उसकी शादी का कार्ड लेकर सबसे पहले पुष्पा के घर आता है, लेकिन पुष्पा उससे मिलने नहीं आता। तब मोहन उसकी मां से माफी मांगता है और बोलता है कि अगर वह लोग उस शादी में नहीं आए तो वह शादी नहीं होगी। फिर मोहन वहां से चला जाता है और श्रीवल्ली वह शादी का कार्ड पुष्पा को दिखाती है, जहां परिवार के लोगों में पुष्पा के घर वालों का भी नाम शामिल था। ये देखकर पुष्पा का भी दिल पिघल जाता है और वह मोहन को माफ कर देता है। इसके बाद शादी का दिन आता है जिसमें पुष्पा और उसके घर के सब लोग जाते हैं और पूरा परिवार एक हो जाता है। दूसरी तरफ प्रताप रेड्डी के घर में उसके भाई और भतीजे की शोक सभा चल रही थी, जहां सिंडिकेट के कई लोग और पुष्पा के सभी दुश्मन आए थे। वहां जॉली रेड्डी भी जाता है, जिसे पिछले पार्ट में पुष्पा ने पीटकर बहुत घायल कर दिया था। जॉली अब थोड़ा ठीक हो गया था, इसलिए वह पुष्पा से बदला लेने के लिए प्रताप रेड्डी से मिल जाता है। इसके अलावा प्रताप रेड्डी ने एक नए आदमी से हाथ मिला लिया था, जो कि कावेरी की शादी में गिफ्ट के रूप में एक बम भेजता है और उससे दूर खड़े होकर ब्लास्ट कर देता है। यह आदमी शिखा भी हो सकता है, जो कि अब तक मरा नहीं हो, या फिर पुष्पा का कोई और दुश्मन। उस बॉम्ब ब्लास्ट में शायद पुष्पा के परिवार वाले मर जाएंगे और वह अकेला जिंदा बच जाएगा, क्योंकि अब इस मूवी का तीसरा पार्ट आने वाला है, पुष्पा 3 द रैम्पेज, जिसमें पुष्पा अपने परिवार वालों की मौत का बदला लेगा। तो दोस्तों, ये था पुष्पा 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।